अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस, सीनियर लीडरशिप तमाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे और उसकी वजह यह थी कि अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से इस केस के हवाले से जो अपील थी उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी, उसकी डेट नहीं लग रही थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को जो है वो कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। वहाँ पे अली अमीन गंडापुर भी थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, अलीमा खान साहबा, तमाम अफराद वहाँ पे मौजूद थे। उनकी जाके मुलाकात हुई चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और उसके बाद खबर ये आई कि जनाब 5 जून की डेट लग चुकी है। 5 जून को अब इमरान खान साहब की जो अपील है उसे सुना जाएगा। लेकिन इस मौके के ऊपर जो मीडिया से गुफ्तगू की गई, अलीमा खान साहबा ने जो कुछ कहा वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। एक तो तमाम टेलीविजन चैनल्स के ऊपर उनकी ये गुफ्तगू सुनाई दी गई और साथ ही साथ उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से कदरे कुछ फ्रस्ट्रेटेड अंदाज में कहा कि बताइए आपको क्या चाहिए इमरान खान से। उन्होंने क्या कहा, सुनिएगा जरा। सामने आके बात करें, पीछे से ये चीजें ना करें। आप जजेस को ना धमकाएं, आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ना धमकाएं। असर खत्म हो गया है, हम डर नहीं रहे कोई भी। हमें धमकियां आती हैं कि आपकी गाड़ी उलट दी जाएगी, आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, इमरान खान को अंदर खत्म कर दिया जाएगा। हम नहीं डर रहे। आप हमारे से ना डरें, हमारे साथ आके बैठें, हमारे साथ बात करें। आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं। 2 साल में ये नहीं पता लग सका कि इमरान खान साहब से चाहिए क्या, हमारे भाई से चाहिए क्या है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चाहिए। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अजहर सिद्दीक साहब, स्टूडियो के अंदर ही मेरे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। अजहर साहब, ये जो गुफ्तगू की है अलीमा खान साहबा ने, उन्होंने कहा कि 2 साल में हमें पता ही नहीं लगा कि आपको चाहिए क्या है। आपको वाकई नहीं पता क्या चाहिए? अब पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे गम निकले। मैं गम कह रहा हूँ। अच्छा, ठीक है ना जी। अच्छा देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है मंसूर। एक तो अभी तक जितने केसेस आए हैं ना, मैं चूँकि वकील भी हूँ और हम अभी तक ये सारे सियासी केस साबित हो रहे हैं। बड़ा शोर डाला गया साइफर केस का, वो कहाँ है। इद्दत केस का इतना शोर था, वो मेरा ख्याल है जलील तरीन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जो कम नहीं। तोशा खाना सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के हवाले से, बाकी 9 मई के हवाले से बात आ जाए 26 नवंबर के हवाले से, तो केस तो बज़ाहिर है कोई नहीं। तो आज जो अलीमा खान साहबा ने जो बात की, उन्होंने बताया ना कि असल बात है क्या। अब ये बात भी सामने आ गई है ना कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये जो सिविल हुकूमत है, ये तो बेचारी वो कठपुतली है। वो लफ्ज़ हरदली इमरान खान साहब ने इस्तेमाल ऐसे नहीं किया था। अब है क्या है इनके पास, अभी आप खुद देख लें ना। हर बड़े इशू में अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी गालिबन मैं ईरान की तस्वीर देख रहा था, वहाँ हमारी आर्मी की आदत भी मौजूद थी, अच्छी बात है। मैं ये नहीं बात में ना कोई ऐसा कंसर्न है। दूसरी जो बात है कि एक बात जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते रहे थे ना, वो तो ज़मीन बोस हो गया। अब तो समझ में आ गया है कि आप इस लायक है नहीं। 26वीं तरमीम होनी है, असम्बली में मेंबर पूरे होने हैं, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह मामला को चलाना है, हमारी अदालतों में तैनातियाँ पोस्टिंग जैसे होनी है, अब तो कोई डाउट रह नहीं गया। अब तो हर कोई चीज़ सब कुछ दिखता है, सब कुछ नजर आता है। तो ये 5 तारीख को भी कोई बड़ा कुछ नहीं, देखिए मैं बताऊँ आपको, मुझे सिर्फ इतना बता दें, 9 मई के केसेस में 2 साल लगा दिए सुप्रीम कोर्ट तक जमानती होने में। ठीक, जो मौके पे मौजूद थे उनकी जमानती होगी। इमरान खान का क्या कंसर्न है। मैं उनके केसेस में पेश होता हूँ, रिमांड में मैं उस दिन पेश हुआ था जब वो वीडियो लिंक के हवाले से बात आई थी। उसमें है क्या, यानी ये जनवरी से मामला चल रहा है। अभी जज साहब यकीनन मुझे नहीं पता कि क्यों, क्या वजह है कि वो रोस्टर चेंज हुआ और वो 16 जून के बाद वापस आएंगे। यानी 9 मई के केसेस में रह गया था। आज अगर मामला था खत्म करते, पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना है, फोटोग्राफिक टेस्ट कराना है, यार खुदारा यार बेल में किस स्टेज पे ये कब देखते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर आप आ जाएं अपना मेरे ओरिजिनल सवाल पे आइए कि क्या आप लोगों को वाकई नहीं पता कि क्या चाहिए आपसे? वो कहते हैं आप बताइए हमें आपको क्या चाहिए। देखिए, एक बात ये भाई, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ना जाने बाग तो सारा जाने है। अच्छा, अब हमने वो बात बड़ी, अलीमा बहन ने वो बातें सारी सामने रख दी है ना। आ जाए भी, फ्रंट पे आए ना आप, चले जो भी हैं। ओके, मैं अकील साहब, ये आपने अलीमा साहबा की आज गुफ्तगू सुनी होगी, बड़ी अजीब उन्होंने बात की। उन्होंने कहा आए हमसे डायरेक्टली आके बात करें, बात क्यों नहीं करते? तो आप लोग कर लें जी, बात बताएं उनको क्या चाहिए आप लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मेरे ख्याल से जिस तरह की ये गिरदान पड़ी जाती थी कि डट के खड़ा है खान, मुकाबला कर रहा है, इस निज़ाम के ख़िलाफ़ है, एंड सो फोर्थ, और बिल्कुल उसको तो हर किस्म की डील ऑफ़र हो चुकी है, लेकिन खान नहीं मान रहा। खान मानेगा
ऐसे नहीं हो सकता। खान बिल्कुल अपने केसेस में किसी किस्म का रिलीफ नहीं मांग रहा। खान बिल्कुल कहता है कि जी मैंने कोई डील नहीं करनी और कोई कुछ नहीं करना। यही बातें बताई जाती थी। पीटीआई की पूरी लीडरशिप, मतलब छोटे बच्चे से लेके तो मेरे ख्याल से ज़ईफ़ुल उम्र इनका सपोर्टर भी और लीडर भी, वो सारे यही कहते थे कि जी खान साहब नहीं मान रहे, खान साहब बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहे, और बिल्कुल खान साहब ने कहा है कि मुझे अपनी परवाह नहीं है। अब यहाँ पे ये देखें बयानात, क्योंकि कुछ तारीख़ों के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला मामला शुरू हुआ था 19/11 को। 19/11 को क्या कहा जी अलीमा साहिबा ने? उन्होंने कहा जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। 19/11/2024 मुज़ाकरात के बाद जी अगली तारीख आ गई 21/5, इसी महीने में 3 दफ़ा उन्होंने एनआरओ की डिमांड कर दी है। बाशमूल आज तो वाशगाफ अल्फाज में जो है वो उन्होंने कहा है कि जी हमें डील दें, आप बताएं कि हम क्या करें तो हमें डील मिल जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। इमरान खान साहब के केसेस हैं, जो अजहर सिद्दीक साहब ने इंतहाई काबिल एहतराम है, लेकिन जो उन्होंने कहा कि सारे सियासी केसेस हैं, माजत के साथ 190 मिलियन पाउंड का जो डाका था वो सियासी केस नहीं है, उसका काबीना ने अप्रूवल दिया है बंद लिफाफों में। दैट्स नॉट अ पॉलिटिकल केस। यहाँ पे 21 को क्या कहती हैं जी? 21 को वो कहती हैं कि जी इमरान खान इनवाइट कर रहे हैं कि मेरे से आके बात की जाए। फिर 22 को यही बात दोहराई गई और यही कहा गया और उन्होंने कहा कि जी ही इज़ रेडी टू टॉक। अब वो बिल्कुल तैयार हैं बातचीत के लिए, उनसे कोई भी आके बातचीत कर सकता है। फिर अब आखिरी जो तमाम तर मामला हुआ 27/5 को, ये आज की तारीख में, ये इन्होंने क्या कहा जी? इन्होंने कहा जी कि गिव एंड टेक की कोई बात करें। तो गिव एंड टेक का मतलब डील ही होता है, गिव एंड टेक का मतलब सीकिंग अ डील ही है, गिव एंड टेक का मतलब एनआरओ की डिमांड ही है, एनआरओ की तलब ही है। उससे ज़्यादा अल्फाज में मैं अब क्या इसको बयान कर सकता हूँ, ये ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप बताएं आपको क्या चाहिए हमसे क्या चाहिए, ताकि फिर हम कोई ऐसी जो है चीज करें कि फिर आप हमसे बात भी कर लें। अच्छा चलें, मैं बैरिस्टर साहब एक सेकंड मुझे दीजिएगा। गो अहेड सर। ये मुझे समझ नहीं आ रही इफ दिस डिमांड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत, क्योंकि हुकूमत तो केसेस में रिलीफ नहीं दे सकती, और मेरे ख्याल से एस्टैब्लिशमेंट दे सकती है बात करने के लिए। एस्टैब्लिशमेंट से जो ख्वाहिश, अब्दुल्ला दीवाना कंप्लीट होने देना प्लीज, मेरी बात तो कंप्लीट होने जी प्लीज गो। एस्टैब्लिशमेंट से जो ख्वाहिश की जा रही है, एस्टैब्लिशमेंट ने तो पहले ही कह दिया इन क्लियर वर्ड्स कि भाई आप सियासतदान, सियासी पार्टियां आपस में मामला तय करें, हमारे साथ इसका कोई लेने देना नहीं है, ना हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है पॉलिटिक्स में, सियासत। ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल यही बात इन्होंने की, इन्होंने कहा जी हमसे बात करें, तो जाहिर बात है फिर इस तमाम तर सिचुएशन में आपको नजर आ रहा है कि एनआरओ की डिमांड कौन कर रहा है, हाँ। और एनआरओ कौन मांगना चाह रहा है और कौन चाह रहा है कि हमारे साथ डील किया जाए। तो हुकूमत तो किसी किस्म की डील या एम्प्टी थ्रेट्स में नहीं, एनआरओ एस्टैब्लिशमेंट ने देना है, मांग तो आप नहीं एनआरओ एस्टैब्लिशमेंट ने देना है। हुकूमत को तो हम समझते कुछ नहीं है, हुकूमत से क्या लेना हमने, है क्या हुकूमत के पास देने के लिए? चले मैं जरा बिल्कुल सर, मैंने यही कहा कि हमारे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, बट ठीक है, क्लियर हो गया। आप उनसे हुकूमत से मांग नहीं रहे, उनके पास हुकूमत के पास है नहीं देने के लिए। मरवत साहब से जरा राय लेते हैं। मरवत साहब, आप तो खुद इस पार्टी का हिस्सा रहे हैं। अलीमा खान साहब आप जो बात कर रही हैं, क्या इसको यही तस्वुर किया जाए कि अब वो वाकई एनआरओ मांग रही हैं? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। एक तो मैं आपकी तस्दीक कर दूँ, आपने कहा कि आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात उन्होंने नहीं दी। अच्छा। और वहाँ इसरार ये था हमारी तरफ से, उनके सेक्रेटरी के थ्रू पैगाम रसानी हो रही थी कि 3 तारीख दें, और वो उन्होंने कहा नहीं 5 दे दिया है। ठीक है। तो ये उनसे मुलाकात फिलबदी किसी की नहीं हुई है, नंबर 1। नंबर 2 ये हैं कि मोहतरमा अलीमा खानम का जो बयान है, मेरा ख्याल है आज का बयान थोड़ा सा मुझे ऐसा नज़र आ रहा था जैसे फ्रस्ट्रेशन की हालत में दिया हो, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अगर हम इस बयान को दुरुस्त मान लेते हैं तो इस बयान के जो नताइज या जो इमीडिएट इसकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वो पीटीआई का जो नैरेटिव है, हकीकी आज़ादी का, जमहूरियत की बालादस्ती का, कानून और आइन की बालादस्ती का, और डट जाने का, और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इससे मुताबिकत नहीं रखती है। अच्छा। ये हमसे बात करो, बात तो मैं ईमानदारी से कहूँगा कि कई दफ़ा इन्होंने हमें मिन्नतें की,
और हमने इनके साथ बात की भी, और हमेशा से हम शाकिर रहे कि ये टाइम गेन करना चाहते हैं। जब भी हमारा एहतजाज होता था, एक दो मौके पे मैं खुद इस डायलॉग का हिस्सा था, तो जब भी एहतजाज होता था तो एन एहतजाज के वक्त जो है इनको पड़ जाती थी और ये एंगेज कर लेते थे। ठीक है। और फिर वादे वईद और मुलाकात, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं वैसे ही उम्मीद लगाए बैठी हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए एस्टेब्लिशमेंट से कुछ हासिल कर सकते हैं। अच्छा। एस्टेब्लिशमेंट ने हाल ही में एक चीज़ पीटीआई पे वाज़ेह की है कि पीटीआई के साथ अगर मुज़ाकरात हमारे होंगे तो हुकूमत को धोखा नहीं दे सकते हैं, हुकूमती नुमाइंदे भी होंगे, और अगर किसी पर आपका इतराज़ है तो आपकी इतराज़ के को एड्रेस करके और लोग जो हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी शर्त ये थी कि जो भी मुज़ाकरात होंगे उसके डंडोरे नहीं पीटे जाएंगे और ये बातें खुफिया रहेंगी। ठीक है। ये बातचीत, ये फैसला हुआ था ऐन जंग के दौरान। अच्छा। और अगर जंग थोड़ी सी तवालत इख्तियार कर लेती तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे मसले हमारे हल हो जाते। अच्छा। शूमी किस्मत के जंगी जल्द ख़त्म हो गई। अब मौजूदा वक्त में ये जो डायलॉग के दिलासे दे रहे हैं, और बैरिस्टर गौर साहब ने जो कल बयान दिया, जिसकी आज मोहतरमा अलीमा खानम साहब जो हैं इस पे शाकी भी थी, ये बयानात जो हैं लोगों को उम्मीद दिलाना, खान आ रहे हैं, ईद से पहले आ रहे हैं, या हमसे बात करें, या डरा रहे हैं, ये डरने डराने का काम तो सबके साथ हुआ है। अच्छा। ये नहीं है कि सिर्फ एक दो या ख़ानदान के लोगों को डराया गया है या मारा गया है या अगवा करने की कोशिश की, ये हम सब इन तमाम चीज़ों से गुजर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त, खान जो चाहता है पीटीआई वो नहीं दे सकती है। खान चाहता है कि पीटीआई मुल्कीर तहरीक चलाएं, और ये तीसरी दफ़ा उन्होंने कहा कि आई वांट कंट्री वाइड एजुटेशन, और वो नहीं हो सकता। दूसरी तरफ क़यादत का मसला ये है, क़यादत का मसला ये है कि जो लास्ट टाइम 26 नवंबर को लोग आए थे, इसके बाद तकरीबन ये 7-8 माह होने को आए हैं, पीटीआई कोई जलसा, कोई एहतजाज नहीं कर सकी है। पीटीआई अब मेरी दानिस्त में लोगों को गली में भी इकट्ठा करने के काबिल नहीं रही। इधर ही ठहर जाइए। इसकी वजह ये है जी जी कि एक मिनट इधर ही ठहर जाइए। इसकी वजह ये है, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, बात कंप्लीट करें। इसकी वजह यह है कि पीटीआई जो है आपस में लड़ रही है। बहुत से लोगों को पता नहीं है ये पॉलिटिकल कमेटी में क्या हो रहा है। पार्लिमानी कमेटी में हर दूसरे दिन गालम गलोच होती है, हाथापाइयाँ होती है, और मैं इनका चश्मदीद गवाह हूँ। पॉलिटिकल कमेटी की भी सूरत हाल जो है, हर सूबे का सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी आपस में दस्तो गरेबान हैं इन हालात में, और हर एक आदमी दूसरे को जो है कंप्रोमाइज बता रहा है। ऊपर से खान ने भी कल बोल दिया कि मेरे पार्टी में कंप्रोमाइज लोग जो हैं वो नहीं। लिहाजा ये पार्टी जहाँ क़यादत की तज़हीक हो रही है, और मतलब ये है कि क़यादत अपने इस मनसब पे भी परेशान है कि हम सर मैं आ रहा हूँ अजहर साहब, ये आपने सारी सिचुएशन सर ये देखी है। इस सारी सूरत हाल में ना तो कोई तहरीक चल सकती है अगर इतनी लड़ाइयाँ चली। मौसम भी वैसे भी आगे ख़राब होने लगा, अब तो गर्मियाँ भी आ चुकी हैं, मानसून भी आने लगा है। फ्रस्ट्रेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है शेर मरवत साहब ने कि ये इसमें फ्रस्ट्रेशन अलीमा खान साहिबा की नज़र आ रही है। देखिए इसमें तो देखिए किसी हद तक तो बात शायद ये दुरुस्त हो। वजह क्या है कि बहन है तो एक खूनी रिश्ता मौजूद है, लेकिन उनके साथ पार्टी क़यादत वगैरह जितनी भी थी वो मौजूद थी, जो भी थे ठीक सारे वहाँ मौजूद थे। अगर कोई ऐसी बात होती तो कहीं ना कहीं जिक्र आता। मैं देखे ना ये मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं ले रहा। मैं देखे ना सियासी जब बात करें इसको सियासी बात लें आप इस बात को। अच्छा। क्या असल इशू क्या है बताना ये है कि अब जैसे मेरे भाई बैरिस्टर अकील साहब तो बड़ा कह रहे थे कि इनके पास देने के लिए है क्या। भाई बाथरूम भी जाना हो तो बेचारा जा नहीं सकता ना। एक यानी जो 2:30 बजे अपना स्विमिंग कर रहा हो और नमाज पढ़ रहा हो, मैं किसी और कॉन्टेक्स्ट के हवाले से बात नहीं करना चाह रहा। जो हमें समझना है ना, अगर ये पॉलिटिकल थिंकिंग होती, पॉलिटिकल थॉट होती, तो ये जो कुछ इस मुल्क में आज हो रहा है ये ना होता। आप अंदाजा लगाएं, कहने पे, सुनने पे, सोचने पे पाबंदी है, पैरे हैं, सहाफत कैद है, आम आदमी बात नहीं कर सकता, कोर्टें कंट्रोल्ड इंसाफ दे रही हैं। ये मैं ऐसे बात नहीं कर रहा, मैं आप मामूली यानी मैं तो रोजाना देख रहा होता ना पब्लिक। अभी अंदाजा लगाएं
यहाँ हाईकोर्ट में भाई पहले आप जाए महकमे में धक्के खाएं, धक्के खा के आए, कोई आ गया पब्लिक इंटरेस्ट में जुर्माना हो गया, 10 लाख रुपया जुर्माना पिछले दिनों हुआ है। और हाईकोर्ट, अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर जूनियर जजेस जाके लगा दिए। मेरा सब सवाल ये है कि कम से कम वो जो एक तासुर था जिसका थोड़ी देर पहले बैरिस्टर साहब कह रहे थे कि यार अब ये मत कहिएगा डट के खड़ा है अब इमरान, देखिए इमरान खान डट के खड़ा है। मैं फिर बात नहीं तो फिर अलीमा खान साहब ये क्यों कह रही है कि बताएं आपको हमसे चाहिए क्या है, हम मैं बताऊं, गिव एंड टेक करने के लिए तैयार है। नहीं, गिव एंड टेक की बात, लफ्ज कहां का गिव एंड टेक का? इन्होंने कहा अलीमा खान कोई गिव एंड टेक नहीं है। कह रहे हैं कि सामने छुपते भी सामने, अभी असल लोग सामने आओ ना भाई, वो जो पीछे छुप के बैठे हो वो सामने आओ ना। उनकी बात का मतलब समझिए, उन्होंने तो इस सियासी जमात को या सियासी, वैसे सियासी हुकूमत तो है नहीं, डिक्टेटर की कोई घटिया तरीन ये शक्ल मौजूद है, उनके चेहरे नंगे कर दिए। आज होते ना, अगर ये मुझे समझाएं इसका क्या मतलब है अलीमा खान साहब, इसका क्या मतलब? बड़ा वाज़ेह है कि बड़ा वाज़ेह है कि जमहूरी दौर नहीं है, जमहूरी हुकूमत नहीं है, ये सेटअप नहीं है सारा। वो ठीक है, वो आप बुरा भला कहें, वो आपका राइट है, वो तो हम करते आ रहे हैं, आप करें, वो 100 दफा करें, लेकिन अब आप ये कहने पे मजबूर हो चुके हैं। इसका दूसरा एंगल असल लोग सामने आए ना, असल ने आपको नहीं पता असल लोग कौन है? मैं फिर बताना चलूं, देखिए बात फिर मैं तो ये तो कहा ना, मैं तो ये कह दिया आपके सामने, अब ये हुकूमत का वक्त है, अब ये हुकूमत को सोचने का वक्त है, अपने आप को जस्टिफाई करे। अच्छा, वो आपने बैरिस्टर साहब की आपने जवाब, मेरे पहले सवाल के जवाब में उन्होंने कहा हमारी तरफ से कुछ नहीं आपके लिए। अच्छा, इनकी तरफ से चले, आपने कहा ये तो कुछ दे भी नहीं सकते, नहीं दे, चलो ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। अच्छा, नहीं दे सकते, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं कि नहीं दे सकते। अब एस्टैब्लिशमेंट भी कुछ नहीं दे रही आपको, वो अभी आपसे बात नहीं कर रही। बात बड़ी वाज़ेह है कि देखिए, बात जहां तक है वो एक अलग इशू है। बात पॉलिटिकल डायलॉग के कॉन्टेक्स्ट में, मिसाल के तौर पर अलीमा खान साहबा की जो बात थी ये किसके लिए थी? ये एस्टैब्लिशमेंट के लिए। तो यानी एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान ने तो पहले भी कहा एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बताएं ना। अगर अच्छा, तो वो नहीं बात करें ना, वो ना करें, आप उनसे कहते रहेंगे बताएं आपको क्या चाहिए। सवाल ये नहीं है, सवाल बड़ा वाज़ेह है। देखिए, अब दो बातें जो मारूजी बातें सारी है ग्राउंड पे मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक बात तो ज़हन में रखिएगा, जो शहबाज शरीफ से इस गवर्नमेंट से जितना कुछ एस्टैब्लिशमेंट ले लेना था वो ले लिया। अच्छा, ठीक। अब ऐसा मैं ये तो नहीं कर रहा इसने चले जाना है। अच्छा। मैं जो शहबाज शरीफ को देख रहा हूँ, मैं अब 7-8 हफ्ते से ज्यादा मैं नहीं देख रहा, ये बजट पूरा कर रहे हैं। आप देखिएगा शहबाज कोई ना कोई शक्ल बदलेगी, यहाँ कोई अंदर शहबाज शरीफ की शक्ल बदलेगी, शक्ल बदलेगी, शहबाज शरीफ या कोई और आएगा ना। अब ये सेटअप चलाना भी तो है इन्होंने। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत 7-8 हफ्ते के बाद खत्म हो जाएगी। देखिए, मैं बताऊंगा, बजट आने दे आप। अच्छा, उसके बजट आने के बाद आप हालात को देखिएगा। ये मैं सेव रिकॉर्ड कर रहे हैं ना भाई, ये नोट कर लीजिएगा। अगस्त के अंदर आप लोग सड़कों पे देखे, जो हम देखे कोशिश, मोटिवेशन भी, मोबिलाइजेशन भी, लोगों का निकलना भी। अभी आपने इस्लामाबाद आपने फरमाया शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हो जाएगी 7-8 हफ्ते। देखिए, मैं शहबाज शरीफ की शक्ल में कोई और शहबाज शरीफ आएगा, ये क्या बात हुई? मतलब वो बैटमैन बन जाएंगे? यही होगा। देखा ना, यही होगा। बेचारे से जितना काम लेना था वो ले लिया, अब आगे कुछ दे नहीं सकता। अब आगे क्या देना है? गुड गवर्नेंस ले लेगा, ठीक, माशी हालात बेहतर कर देगा, ठीक, क्या करेगा क्या इस मुल्क के लिए? साहब, आर यू हियरिंग ऑल दिस सर? योर कमेंट सर। बिल्कुल, मैंने सुना है, वो कहते हैं दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। और अजहर सिद्दीक साहब, पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही आज सुबह नाश्ते में क्या खाया होगा इन्होंने, इनको अगर ऐसे ख्यालात आ रहे हैं। मेरे ख्याल से क्लैरिटी के लिए वज़ीर आज़म साहब 4 दिनों में 4 मुल्कों के दौरे उन्होंने किए हैं और बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं। वो आप देख रहे हैं जिस तरह डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो एक जंग जीती जा रही है, पाकिस्तान जो चेंज हो रहा है। माज़रत के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये वो वाली तब्दीली नहीं है जो पीटीआई ने वादा किया था। वाक़तन पाकिस्तान बुलंदियों को छू रहा है और वाक़तन तब्दीली आ रही है। पूरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो आपके साथ इंगेज कर रही है, आपको रिस्पेक्ट कर रही है। अब यही देख लें कि कुवैत के वीज़े 19 साल बंद थे, वो खोल दिए। यूएई के वीज़ा का भी इशू ठीक हो गया। जो दीगर मुल्क हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं। ये पता नहीं कहाँ से पेशन गोई करके ले आए हैं कि 7-8 हफ्तों में जो है ये होने वाला है। माज़रत के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बजट बिल्कुल होगा पास और उसके बाद आप देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब मेहनत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क को दोबारा उन बुलंदियों पे लेके जा रहे हैं। और जो स्विमिंग वाली बात की है, बिल्कुल वो अच्छा, इमरान खान वर्जिश करे तो इनको बड़ा अच्छा लगता है। और वो अगर इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज स्विमिंग और नमाज पढ़ी है तो उसमें कोई ऐसी अजीब बात इनको क्यों लग रही है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि फजर की नमाज के बाद अगर वो स्विमिंग कर लेते हैं
तो नहीं उनका मैं बैरिस्टर साहब अजहर साहब मेरे ख्याल में जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं ना वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की जरूरत खत्म हो जाएगी इस बजट के बाद। 10 तारीख को जब बजट आएगा ना उसके बाद इनकी जरूरत खत्म हो जाएगी अगस्त में। अब मैं व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, अब मुझे अजहर साहब अगर गलत मैंने कहा तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, वो उन्होंने कहा जी अगस्त के अंदर हम तहरीक का आगाज करेंगे, अगस्त के अंदर एहतजाज शुरू होंगे और शहबाज शरीफ साहब की वैसी अफादियत तब तक खत्म हो चुकी होगी, इसलिए उनकी जगह कोई और आ जाएगा। दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। जी ये इस हवाले से तो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि वैसे ही आपने वो वीडियो देखी होगी, इनकलाब लाने के लिए गर्मियों का मौसम तो नहीं चूज़ किया जाता, बिकॉज वैसे ही पीटीआई के सपोर्टर्स पहले कह चुके हैं, ऊपर से इतनी गर्मी है और गर्मी में तो पीटीआई के सपोर्टर्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो वो आपको वीडियो याद होगी जो एक इनके सपोर्टर ने बैक इन 2011 की थी। लेकिन बैरिस्टर साहब हमारे साथ ना प्रोग्राम में शेर मरवत साहब भी बैठे हैं जिन्होंने गर्मियों में भी बड़ा बड़ा क्राउड निकलेगा। शेर अफजल मरवत निकलेगा, उस वक्त जेल में रखिएगा जी, तैयारी करें आप जरा। बैरिस्टर साहब मैं मंसूर साहब मैं लंदन गया था, आप सुन रहे हैं मुझे? मैं सुन रहा हूँ जी, बोले। लंदन गया था मंसूर, हाँ लंदन गया था और अभी मैंने ये जलाली कैफियत में अजहर सदीक साहब की बातें सुनी हैं और आपने जो नतीजा अखज़ किया उसको भी सुना है। मुझे मैनचेस्टर में मेरे भाई अजहर सदीक साहब रिहाइश पजीर हुआ करते थे और सर्दी की रातों में वहाँ पे उन्होंने बड़ी तपस्या करके चिल्ले काट के वजदान में इल्हाम का इल्म हासिल किया हुआ है। अच्छा, तो लिहाजा मुझे कोई हैरत नहीं है कि उनकी बात दुरुस्त साबित हो जाए। और एक बात मैं अपनी तरफ से ऐड कर दूं कि शहबाज शरीफ साहब अगर न भी हुए, यानी वज़ीर आज़म की नशिस्त पे न हुए अगस्त में, तो एक चीज़ पे मैं यकीन रखता हूं कि वो फिर भी काबीना में वज़ीर होंगे, सिस्टम वही होगा। मतलब ये कि शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत नहीं छोड़नी है, बड़ी इनकी ताज़ा जो हैं, अभी तो इन्होंने आयाद ताल्लुकात किया है, तजदीद ताल्लुकात हुए हैं, क्या उनके दरमियान ऐसी हम देख सकते हैं कि जी इनमें रुकावट है, कोई तकसीम हो सकती है? बड़े आइडियल पीपल पार्टी एस्टेब्लिशमेंट और PMLN जो है और JUI ये सब बड़ी आइडियल सरकमस्टांसिस में हैं, बड़ी मेहनत मोहब्बत हैं, पींगे बड़ी हुई हैं। मौजूदा इमीडिएटली मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि ये इसका मौजिब जो है कोई चीज़ हो सकती है, माँ सिवाय इसके कि हाइपर टेम्पटेशंस हो, हाइपर टेम्पटेशंस। अच्छा, नहीं तो एम्बिशंस कह नहीं तो वो आपको कोई ऐसी हाइपर टेम्पटेशंस या इंटेंशंस आपको कोई नजर आ रही है? मुझे तो फिलहाल कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही, आपको नजर आई है क्या? मेरा ख्याल है कि जितनी भी ताकत होती है वो उसका अपना एक मज़ा तो होता है। अच्छा, और जितनी बढ़ती है मज़ा भी बढ़ता है। अच्छा, तो लिहाजा कोई मतलब जिस निज़ाम में अब हम हो गए हैं ना अदलिया, अब हमें मजाक सा महसूस होता है। 32 साल इस दौरे के सामने हम पेश हुए हैं, लेकिन यकीन करें अब जाके जब अदालत में खड़े होते हैं तो हमें पहले से नतीजे का पता होता है। ये कभी भी पाकिस्तान पे ऐसे हालात नहीं आए थे। फिर यहाँ पे TV टॉक शोज़ में और पार्लियामान में वो लोग जो जेली तरीके से ऐवान में आए हुए हैं वो अखलाकी मयार पे ऐसी तकारीर करते हैं, कम से कम तमाम ग्राउंड उठाया करें, अखलाकियात का ग्राउंड कतई टच न किया करें। क्योंकि जब आप ऐवान में तलबीस शख्सी के मुर्तकिब हुए हैं, इम्पर्सनेशन, तो फिर आपके पास अखलाकियात का कोई जवाब नहीं रहता है। पार्लियामान की सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। और इसके बाद पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, मुल्क में जो निज़ाम बना हुआ है ना, अब या तो अलीमा खानम की एक बात बड़ी सही है और खान ने भी कहा था, मतलब है कि बेहतर है कि रास्त इकदाम उठा लें और निज़ाम जो है अपने हाथ में ले लें। ये जो है न तीतर है न बठेर है। ठीक। और इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी इदारों को हो रही है, यानी अदलिया को हो रही है, एग्जीक्यूटिव को हो रही है और पार्लियामान को। सर ये तीतर बटेर, अजहर साहब ये तीतर बटेर 2018 के बाद नहीं था? वो तीतर बटेर नहीं था क्या? देखिए मंसूर साहब, गालबन यही सीट थी, ख्वाजा आसिफ साहब थे यहाँ पर। और मैं बारहा कह चुका हूँ, मैं बड़ा करीब से कुर्बत से देखा कि इमरान खान साहब अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट के प्रोजेक्ट थे तो 22 साल लगाए उन्होंने लाने के लिए। अगस्त में लेकर आए और अप्रैल 2019 में 8 महीने बाद नाराज हो गए, ख्वाजा साहब से रब्ता हो गया और हमने देखा नवंबर के अंदर नवाज शरीफ इस मुल्क से चले गए।
नवाज शरीफ ने या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कोई इस तरह की तकलीफ देखी? इमरान खान साहब ने, यानी क्या जेलों में इस तरह होता था? 26-26 लोग मिलते थे क्या आप अंदाजा लगाएं, 17 सीटों से 2/3 अक्सरियत, यानी आइन में तरमीम कर दी, और आइन में ऐसी तरमीम की है कि सत्यानाश कर दिया इस निजाम का। बाखुदा बजा के हाई कोर्टों में देखें, सुप्रीम कोर्ट में देखें, मैं उल्लू बोलने का लफ्ज नहीं कह रहा, लेकिन लोगों को इंसाफ से नफरत हो गई है, जो सच्ची बात है। मैं मान लूं बड़ी जबरदस्त आईनी बेंच बड़ा बैठ रहा है, अच्छा क्या कमाल किया, कहां गया जो बातें नहीं हो रहे, कहां गए वो बेंच फिक्सिंग, कहां गया वो जो है कि जनाब अपनी मर्जी के बेंचेस बनाना। अच्छा चले आपने आईनी बेंच बना दिया, लाहौर हाई कोर्ट में आईनी बेंच क्यों नहीं बनाया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी बेंच क्यों नहीं बनाया? पेशावर हाई कोर्ट में क्यों नहीं बनाया? बलोचिस्तान में क्यों नहीं बनाया? आपने सिर्फ सिंध में बना दिया। और यहां क्या हाल है, बड़ी जबरदस्त बात बता रहा हूं। यहां पर अभी मैं जराए से ये बात कर रहा हूं, 7 जजेस बैठे सर जोड़ के कि किस तरह रोकना। वो देखें वो केसेस सारे जो है ना इमरान खान के या जितने भी अहम केसेस हैं, उनमें तो एक जज ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट जाकर बैठे हैं, वो 2023 में जनवरी में वो केसेस सुना करते थे, मैं पेश होता रहा हूं उनके सामने, आज जाकर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हैं। आपने सारा एक हाइब्रिड से आगे का निजाम लेके कंट्रोल्ड सिस्टम कर लिया। यहां पर दरवाजे कैसे रोक रहे हैं आप? आज इन अदालतों को खुला छोड़ें, आइन और कानून की पासदारी। अभी आप रिमार्क नहीं सुन रहे मखसूस नशिस्तों के अंदर, आप मखसूस नशिस्तों के अंदर और सीनियरिटी के अंदर अगर आप रिमार्क सुने तो यार हमारा तो दिल खून के आंसू होता है। बैरिस्टर साहब, दोनों वकला हजरात मेरे साथ, अजहर सदीक साहब, मंसूर साहब एक बात मैं कहना चाहता हूँ। जी अजहर सदीक भाई, एक बात, आप माशाल्लाह बड़े पाए के वकील हैं, और वकला की एक खसूसियत होती है कि हम सियासी खुशनुदी के लिए झूठ नहीं बोलते हैं। इन्होंने अभी मंसूर साहब ने एक बात की, आप यकीन करें जितनी एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत PTI के दौरे हुकूमत में थी, उससे थोड़ी ही बढ़कर है मौजूदा हुकूमत। अच्छा, जब भी, और क्यों, ये हमने ही रास्ते दिए हुए हैं। हम अपने आमाल को जो है बड़ा पवित्रता की बातें करते हैं। यानी PTI के दौर में मैं पार्लियामान का लीगल एडवाइज़र था, और मैं देखा करता था आइन साजियाँ, कानून साजियाँ, लेजिस्लेशन किस तरह होती है, किस तरह हम, मतलब ये झूठ बोलेंगे अगर हम ये कहेंगे कि जी हमने तमाम जो हुकूमत थी वो इख्तियारात हमने एक्सरसाइज किए। यानी मैं आपको वाजे कर दूं, कादी फ़ाइद ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस इमरान खान साहब ने भेजा था वो उनका नहीं था, वो बाजवा साहब का रेफरेंस था, और बाजवा साहब ने भेजा था। और मेरे ख्याल में 50% से ज़्यादा फैसले जो थे वो उनके ही हुआ करते थे जो इम्प्लीमेंट होते थे एग्जीक्यूटिव के थ्रू। आप इधर रुक जाएं, तो लिहाजा मैं जरा इसका जी अज़हर साहब, ये इनसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है PTI? देखिए मैं जो कि इस दस्त की स्याही में, मुझे तो पब्लिक इंटरेस्ट करते हुए और हुकूमतों में यूसुफ गिलानी को डिस्क्वालीफाई कराया, आसफ अली ज़रदारी से तौहीन, कंटेम्प्ट की पटिशन करके सदर पीपल्स पार्टी से हटवाया। मैं तो रिकॉर्ड पे चीज़ें जानता हूँ ना। ये जो दौर है ना, अगर उस दौर के और इस दौर के कंपैरिजन करें तो उस दौर में अगर 20% था तो इस वक्त 80% इंटरफेरेंस हो चुकी है। 4 गुना आप फरमा रहे हैं, 4 गुना मामला आगे जा चुके हैं। यानी मैं ये कहूं कि इंटरफेरेंस नहीं थी, बिल्कुल थी, लेकिन ये पोजीशन नहीं थी जो हालत इस वक्त हुई पड़ी है। बैरिस्टर साहब, दोनों वकला सर नाराज हैं इस हवाले से, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने दोनों की बातें सुनी है मंसूर साहब, और मुझे थोड़ा अफसोस भी हुआ कि शायद पनामा केस भूल चुके हैं अजहर सदीक साहब। बिल्कुल इनको अदालतें आज इतनी बुरी लग रही हैं, और अदालतें ये समझते हैं कि शायद इनके बनाए हुए कानून और आइन से चलनी चाहिए, या इनकी नज़र से जो अदालत फ़ैसला इनके फेवर में करेगी तो तब इनको पसंद आएगा, अगर इनके ख़िलाफ़ आएगा तो ज़ाहिरी बात है फिर अदालत उनको बुरी लगेगी। ये शायद पनामा का केस जो है वो भूल चुके हैं। उसके बाद तमाम तर जिस तरह इंजीनियरिंग की गई, और 22 साल की बात करते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि 22 साल, और जब उस प्रोजेक्ट को पिक किया गया तो वो 2011 में पिक नहीं किया गया, क्या 2014 में धरने नहीं करवाए गए, क्या उसके बाद आपने पनामा नहीं करवाया, फिर उसके बाद फिर आपने लॉन्च किया, और फिर 18 में आपने सीटें लेके उसको दी, जो एक 3 दिन तक RTS RMS बिठा के पूरा रिजल्ट्स का सत्यानाश करके आपने वो सीटें वहाँ पे उसको दी। फिर 3.5 साल आप उसको बेर नहीं कर सके, आप बर्दाश्त नहीं कर सके 3.5 साल, क्योंकि पहले साल में ही आपको पता चल गया कि ये तो इसके पल्ले तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही फारिग इंसान है कि बिल्कुल इसके पास तो ना अकल है ना कुछ और है। सिर्फ पॉपुलैरिटी डज नॉट इक्वेट कॉम्पिटेंस। खाली पॉपुलर हो जाना, पॉपुलर तो बहुत लोग हैं जी, लेकिन पॉपुलैरिटी का मतलब ये तो नहीं है सर कि
आप एक मुल्क की तकदीर, एक मुल्क की इकॉनमी, एक मुल्क का फ्यूचर जो है वो तबाहाल आप कर दें। और यही हुआ कि वो तबाहाल कर दिया गया, और फिर जोड़ने के लिए और फिर बेहतर करने के लिए ज़ाहिरी बात है एक जब बर्दाश्त नहीं हुआ किसी से भी तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। पार्लियामान ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया और उसके बाद फिर उसको साइड पे किया कि भाई आपने इस मुल्क के साथ हशर नशर क्या कर दी है। फिर उसके बाद जब बिल्कुल खराब हालत में था, लेकिन बैरिस्टर साहब यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो एतराज है, जिस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की आप बात कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक नहीं था, ये एस्टैब्लिशमेंट पुश था, ये उनकी वजह से हुआ, वरना ये पॉसिबल नहीं था। ये सर बात ये है कि था ये नहीं था, आईनी इकदाम था और इसी पार्लियामान ने किया, इस पार्लियामेंट ने किया, इसी आइन के थ्रू किया। 73 का आइन है, वो आइन के बाहर तो जाके कुछ नहीं किया, कोई उनको अगवा तो नहीं किया। एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर लिया और कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर लेने के बाद, वो स्टेप लेने के बाद उनको बाहर उठा के रखा कि भाई आपने इस मुल्क की जो तबाह हालत आपने कर दी है इस मुल्क की, तो जाहिर बात है अब ये इनको ये अदालतें पसंद नहीं आ रही। अब ये बिल्कुल बात दुरुस्त है, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ शरीफ अफजल मरवत साहब को कि उन्होंने कम से कम कोई पर्दा नहीं रखा। उन्होंने कहा कि जो नहीं, वो आपसे बैरिस्टर साहब, वो आपसे भी मरवत साहब यही गुजारिश कर रहे हैं कि पर्दा मत रखिए, इसके बारे में भी पूरी बात करें कि 2022 में अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था तो वो ऑर्गेनिक नहीं था, वो ये भी फरमा रहे हैं साहब। और अदालतें उस वक्त भी आजाद नहीं थी। शुक्रिया, चलें आप मान तो गए, असर सिद्दीक साहब आप मान तो गए कि उस वक्त की अदालतें कैसी थी, जो जज साहिबान थे उन्होंने कैसे फैसले दिए थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, दीगर जो कोर्ट्स हैं वो अपना काम कर रही हैं, उन्होंने अकॉर्डिंग विद लॉ कर रही हैं, तो कानून से बालातर होकर तो नहीं कर रहा। और ये मेरे लिए तो आज बड़ी अचंभे की बात थी कि हम तीनों वकील हैं, 10, 20, 25, 50 बंदे कोई लेके चला जाए और वो कहे जी मेरा केस फिक्स करें, आप केस फिक्स क्यों नहीं कर रहे। हम तीनों वकील हैं, हमें पता है कि जो केस फिक्स कराने के लिए अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त देनी पड़ती है। सर मुझे तो समझ नहीं आई कि एक धावा बोल दिया, रकस क्रिएट किया, प्रेशराइज कर रहे हैं अदालत को और अदालत को कहते हैं कि जी हमारा केस फिक्स करो। इस तरह तो कल कोई भी उठ के आके कहेगा कि जी मेरा भी 6 महीने से केस फिक्स नहीं हुआ तो मेरा केस फिक्स करें, 50 बंदे डंडे सोटे के साथ वो भी ले आए। देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, बड़े महज़ब माशरे में रहते हैं, एक जो कानून के मुताबिक चीज़ें करनी होती हैं उसका एक तरीका या उसका एक दायरा कार है और तरीका दर्ज है, हमें उस तरीकों को फॉलो करना चाहिए ना कि मरवत साहब ये सर ये प्रेशर डाल के डेटें ली जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। आप खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सर अपेयर होते हैं। नहीं प्रेशर हमें तो जल्दी है ना, हम तो कोशिश रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अदालत को बार बार दरख्वास्तें दी। बैरिस्टर साहब खुद वकील हैं, उनको पता है कि जब अपील दायर हो जाती है तो 426 के तहत दरख्वास्त जो है वो बेल एप्लीकेशन की तरह अर्जेंट ट्रीट होती है। 5 महीनों में अभी तक बेल डिसाइड नहीं हुई है, तो लिहाजा हम क्या प्रेशर डालेंगे। अलबत्ता मैं एक चीज़ में ऐड कर दूं, अकील साहब आपने जितनी भी बातें की, एक अलमिया है मंसूर साहब, वो ये हैं कि जब भी कोई पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है और इसके बाद यही केल अगर आप देखें मुशर्रफ के बाद जब पीपल पार्टी इक़्तिदार में आई और इफ्तिखार चौधरी उस वक़्त गठजोड़ उसने कियानी के साथ कर लिया, इसके बाद जब PMLN की हुकूमत आई तो इसके बाद पीपल पार्टी की PTI की हुकूमत आई, साकिब निसार, और इसके बाद ये फ़ाइज़ ईसा और मियाँ साहब। हमेशा सियासतदान ये सोचता है कि गोया एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुझ पे एतमाद करती हैं और मैं सही तौर पे डिलीवर कर रहा हूँ। असल में स्टोरी ये होती है कि एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया जो हैं वो सियासतदानों में से किसी एक को चुन लेती है और उसके बाद उनको फैसिलिटेट करती हैं, वो भी अपनी ज़रूरत के तहत हुकूमत दे देती है। लिहाजा किसी भी दौर में किसी भी पार्टी की हुकूमत आई है तो आप ये ज़रूर देखेंगे अदलिया में बड़ी ही उनकी हारमनी होती है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। और ये निज़ाम जो है ना, ये सियासतदानों को ये 2 इदारे मिल के जो हैं चलाते हैं, और जब तक इसकी तस्हीह नहीं होगी और ये तो मरवत साहब यहाँ पे सवाल ये है कि फिर नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली हुई थी उसमें भी उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट का कोई हाथ था अदलिया के साथ मिलके, आप ये कहें मानेंगे? जी इसमें कोई शक नहीं है। नवाज शरीफ की साहब की जो नाअहली हुई थी और जिस इशू पे हुई थी, कल ही सलमान अकरम राजा साहब
का इंटरव्यू में देख रहा था, जो मियाँ साहब के वकील थे पनामा केस में, और भट्टी साहब, इरशाद भट्टी साहब को इंटरव्यू दे रहे थे। देखिए उनको इस इशू पे निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक जुरिस्डिक्शन है, जिस तरह ट्रायल कोर्ट की होती है, हाई कोर्ट की होती है। उन्होंने ट्रायल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन उनकी थी नहीं, उन्होंने जो है पनामा केस सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन में एज्यूम किया था। उस जुरिस्डिक्शन में उन हकाइक को ये डिटरमिन नहीं कर सकते थे, तो इनके सामने दूर की, बड़ी दूर की कोड़ी ले आए कि जी ये बेटे से तनख्वाह न लेने के डिक्लेरेशन पे इनको नाअहल किया। ये बिल्कुल मजाक फैसला था, कानून इसकी कतई इजाज़त नहीं देता है। और नवाज शरीफ के साथ एस्टेब्लिशमेंट ने बजरिए साकिब निसार ज्यादती की। ठीक ठीक। और ये किसी भी दौर में किसी भी सियासतदान के साथ हो, ज्यादती को ज्यादती कहना चाहिए। बहुत शुक्रिया शेर मरवत साहब, अज़र सिद्दीक साहब, बैरिस्टर अकील मलिक साहब। नाज़रीन, ये गुफ्तगू मुझे यहीं पर रोकनी पड़ेगी, एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद एक अहम किताब फरतुल्लाह बाबर साहब की एक अहम किताब आई है, और उसके अंदर उसका नाम है द ज़रदारी प्रेसिडेंसी, और उसमें उन्होंने उस वक्त की जो अदलिया तहरीक थी उस हवाले से चंद इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा है कि सदर आसिफ अली ज़रदारी के ऊपर प्रेशर डालने के लिए 111 ब्रिगेड को जो है वो ऐवान सदर के आसपास खड़ा कर दिया गया था, आसिफ अली ज़रदारी साहब के ऊपर सिर्फ प्रेशर डालने के लिए। और भी इस तरह के बहुत से इंकशाफात हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद सीनियर कानूनदान एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे कि क्या उस वक्त की अदलिया तहरीक में ये सब कुछ हुआ था या नहीं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, साबिक सेनेटर और सदर आसिफ अली ज़रदारी के साबिक तर्जुमान फरतुल्लाह बाबर की जानिब से लिखी गई किताब द ज़रदारी प्रेसिडेंसी में इंकशाफ किया गया है कि सदर आसिफ अली ज़रदारी ने जनरल अशफाक परवेज़ कियानी की रजामंदी हासिल करने के बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ को मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर किया। यह किताब उन्होंने सदर आसिफ अली ज़रदारी की पहली मुद्दत के दौरान बहैसियत सदारती तर्जुमान हालात व वाक़यात का मुशाहिदा करने के बाद लिखी है। फरतुल्लाह बाबर ने अपनी किताब में इंकशाफ किया है कि नवाज शरीफ नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद के दौरान भी सदारत के ख्वाहिशमंद थे। एक गैर रस्मी गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने आसिफ अली ज़रदारी से कहा कि मेरी पार्टी समझती है कि मुझे सदर बनना चाहिए। आसिफ ज़रदारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मेरी पार्टी भी समझती है कि उन्हें सदर बनना चाहिए। उसके बाद ये बहस वहीं ख़त्म हो गई। ये किताब 8 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिनमें से चौथा हिस्सा अदलिया के मुतालिक है, और इसमें सदर आसिफ अली ज़रदारी के अदलिया के साथ तसादुम का अहाता किया गया है। अपनी किताब में फरतुल्लाह बाबर ने इंकशाफ भी किया कि अदलिया तहरीक के दौरान ऐवान सदर के बाहर 111 ब्रिगेड तैनात करके दबाव डाला गया ताकि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बहाल किया जा सके। फरतुल्लाह बाबर ने यह भी लिखा है कि इस मुमकिन चाल की वजह से शायद फौजी कब्जे का तासुर पैदा किया गया हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। यह महज इफ्तिखार चौधरी की बहाली के लिए सदर ज़रदारी पर दबाव डालने का एक तरीका था। अदलिया बहाली तहरीक से मुताल्लिक फरतुल्लाह बाबर के इन हैरानकुन इंकशाफात पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सियासतदान और माहिर कानून एतजाज़ एहसन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एतजाज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले फरतुल्लाह बाबर साहब की जानिब से ये जो किताब लिखी गई है, इसमें इंकशाफ किया गया है कि अदलिया तहरीक के दौरान ऐवान सदर के बाहर 111 ब्रिगेड तैनात करके आसिफ अली ज़रदारी साहब पर दबाव डाला गया था। आप इससे मुतफिक हैं? देखिए, जहाँ तक वकला तारीख का ताल्लुक है, वो तो इस ऐसी बात से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, और हमने ये फैसला खुद किया था। और मुझे जब जनरल कियानी का फोन आया तो मैंने उसको ये कहा कि मैंने कहा मैं ये आपके फैसले या आपके तजवीज़ पे मैं खुद तैयार नहीं हूँ चलने का, मैं अपने कलीग्स को कंसल्ट करूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि क्या हमारा फैसला है। और एतजाज़ साहब, लॉन्ग मार्च शुरू होने के बाद जनरल कियानी के अलावा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से क्या किसी ने आपसे रब्ता किया था? हमारे साथ कोई 60-70 हजार आदमी चल रहा था, और हम नवाज शरीफ और मैं हम अभी गुजरांवाले नहीं पहुंचे थे, और कोई 10 घंटे हमें लग गए थे ऑन दी रोड। साथ हमारे जो 70-80 हजार बंदा था वो पैदल चल रहा था, और पैदल की स्पीड में हमारा काफिला चल रहा था, इसलिए 10 घंटे लग गए हमें अभी कामों की पहुंचते तक। अब हमने सबने फैसला किया कि जी कामों की हो जाए, जंग हो जाए, ये पुलिस मारती है हमें मारे, हम वहां तक पहुंचे, हमने रुकना नहीं। इत्तेफाक से तब हम कामों की पहुंचे तो पुलिस सारी भाग चुकी। अब वहां हम रुके, इंतजार किया, मियाँ साहब का 3 घंटे इंतजार किया। तो मियाँ साहब जब चल के आए, उनको बड़ी मैंने फोन किए कि आप निकले और चले। अब वहां जब कामों की मियाँ साहब पहुंचे तो मुख्तसर सी गुफ्तगू उनकी मेरी हुई, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ ही आ जाए मेरी गाड़ी। मैं उनकी गाड़ी में बैठ गया और मैंने अपनी बेगम को फोन किया, बुशरा को। मैंने कहा तू अब घबरा ना,
मैं अपनी पजेरों पे नहीं हूँ जिसको ब्लो ऑफ। अब मैं बॉम्ब प्रूफ गाड़ी में बैठा हूँ। वो बड़ा इत्मीनान हो गया कि जी बॉम्ब प्रूफ गाड़ी थी। ये मलिक रियाज बहरिया वाले थे, उन्होंने दी हुई थी और बीबी को भी उन्होंने दी थी। मैं बॉम्ब प्रूफ गाड़ी में पहुंच के बड़ा राजी हुआ। अब उधर से मुझे फोन आया कियानी का, जनरल कियानी। अब उसके बारे में जनरल कियानी उसका ये एक तस्वीर था मिला जो मुझे बाद में पता लगा, क्योंकि हमारे घर दोस्त तो मेरे बहुत सारे बैठे थे प्रेसिडेंसी में। खुर्शीद शाह, कमर कैरा, चौधरी मंजूर, वो खान अपना पिंडी वाला, और ये सारे बैठे हुए थे, नवीद कमर, जमुर्रत खान। अब इस वक्त ये प्रेसिडेंट, मैंने इनसे सुना कि वाकई रेजिस्ट कर रहा है, और पर हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था किसी फौजी के साथ, बिल्कुल मेरा तो कतन नहीं था। मुझे तो 4-5 मरतबा जब मैं घर में नजरबंद था, DGISI नदीम ताज, जनरल नदीम ताज, उसने कोशिश की मिलने की, मैंने इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, आपको हम किसी एम्बुलेंस में बिठा के, घर के अंदर से एम्बुलेंस से जाके आपको हमें बिठा के और ले जाएंगे और आपसे बात। मैंने कहा मैं चलने को तैयार नहीं हूँ, मैं मिलना ही नहीं चाहता DGIS। अब उन्होंने, कर्नल कियानी उनकी तरफ से आते थे, वो उन्होंने कहा कि आप तो अब हम इस तरह ले जाएंगे कि बस पता ही नहीं लगेगा, आप फिक्र ना करें आप। मैंने कहा देखो, मेरे घर के अंदर एम्बुलेंस आए और एम्बुलेंस जाए, उसमें तो पीछे सारा मीडिया भी लग जाएगा, और मैं तो इनसे हाँ, मैं यहाँ कैद हूँ, इनका कैदी हूँ, ये आके खुद मुझे मिलने आ जाए तो आ जाए। वो कहते हैं जी बॉस ये नहीं कर सकता, हमारा बॉस। मैंने कहा फिर बॉस नहीं कर सकता तो मैं भी नहीं कर। उन्होंने कहा जी हम ले जाएंगे। मैंने कहा मैं लड़ता हुआ जाऊंगा, और बाहर मीडिया खड़ा है मेरे घर के मुस्तके, मैं लड़ता हुआ आपसे चोटें खाता हो जाऊंगा। तो मैंने इनसे कभी DGISI या ऐसे शख्स से मैंने नहीं कभी बात की ना। अब फोन आ गया आर्मी चीफ का, और उसने हम पे कोई दबाव किसी वकील पे या किसी किस्म का नहीं था। तो इसमें एतजाज साहब, यहाँ पे अब आर्मी चीफ की, उस वक्त आर्मी चीफ की जब एंट्री होती है तो उनसे क्या फिर बात हुई आपकी? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के स्टाफ अफसर थे, पर उस वक्त ऑपरेटर की उन्होंने मुझे मिलाया फोन और मुझे पूछा कि एतजाज एहसन साहब बोल रहे हैं। मैं तो कहने लगे कि द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वुड लाइक टू टॉक, मिला दें। अब जब उन्होंने मिलाया तो जनरल कियानी आ गए फोन। उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा जी आपने फोन किया है, खैरियत है? उन्होंने कहा कि मैं एक आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, उसके बाद तजवीज आगे आप। मैंने कहा जी देखिए, आप इंफॉर्मेशन तो दें और उस पर तजवीज, उस पर हम क्या करेंगे ये हमारा फैसला। तो मुझे उन्होंने कहा कि जी मैं ये आपको इतला देनी है कि प्राइम मिनिस्टर आज रात 3 बजे होम से खिताब करें और आपकी जो कंसर्न है उनको मीट करें। मैंने कहा जी वो मेरी क्या कंसर्न? कहने लगे आपकी पहली कंसर्न है कि तमाम जजेस बशमूल चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ये एकदम इकट्ठे बहाल हो और कोई -1 फार्मूला ना हो। वो लॉ मिनिस्टर फारूक नायक ने ये -1 फार्मूला चला दिया था कि उसके बगैर जो जज आए वो हलफ ले ले, और बहुत सारे जजों ने हलफ ले लिया चीफ जस्टिस से पहले नायक फार्मूले के तहत। हम नायक फार्मूले के खिलाफ थे। हमने कहा भाई चीफ जस्टिस इस्तेमाल होगा तो हमें कोई परवाह नहीं कि कोई और हो के। जनरल कियानी ने वो ये कहा कि सर आपने ये आपकी पहली कंसर्न ये है कि देयर शुड बी नो -1 फार्मूला एंड द चीफ जस्टिस शुड आल्सो बी रीइंस्टेटेड। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। कहने लगा दैट द प्राइम मिनिस्टर विल अनाउंस एंड दैट ही विल इशू द ऑर्डर एंड नोटिफिकेशन। मैंने कहा जी नोटिफिकेशन की भी जरूरत नहीं है। ही हैज बीन प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग टू हिज कोर्ट रूम एंड डूइंग हिज ड्यूटी एज चीफ जस्टिस, ही इज जस्ट टू बी अलाउड फैसिलिटेटेड। ये बस। कहने लगा भाई बिल्कुल बिल्कुल यही होगा जैसे आप। मैंने कहा दूसरी मेरी क्या कंसर्न है? कहने लगा कि दूसरी कंसर्न आती है कि इन जजेस को बहाली के ये एक शर्त ना हो कि इनको बहाल हम करेंगे, ता वक्त है कि ये हलफ एक नया लें, एक ये हलफ लें और उसके बाद ये बहाल हो। आप ये कहते हैं, मुझे कियानी ने खुद कहा, आप ये कहते हैं कि अगर इनके पे कोई शर्त आयद की गई कि ये होगा तो आप रीइंस्टेट होंगे, तो इसका मतलब हुआ कि ये जिस जज ने ये हलफ दिया नया, जिसमें आइन का जिक्र नहीं होगा, पहले आइन के तहत हलफ लेके, अब आइन के जिक्र के बगैर ये हलफ लेते हैं और फिर जाते हैं अदालत में, इनको इजाजत मिलती है। तो ये इसका मतलब है, एक तो इन्होंने 3 नवंबर
2007 को जो इमरजेंसी लगाई और मार्शल लॉ लगाया, उसको हम हमारे जजों इन जजों ने तस्लीम कर लिया। मैंने कहा ये हमें कबूल नहीं है। कहने लगा जी बिल्कुल, ये आप, मैं समझ गया हूँ, ये भी आपकी कंसर्न बिल्कुल उसी तरह पूरी होगी जिस तरह पहली होगी। और कोई मुझे कहने लगा कि और कोई आपकी कंसर्न, कोई और डिमांड है? मैंने कहा मेरी यही दो है, they will not be prevented from going to court and the Chief Justice will start functioning, get the status of Chief Justice straight away। अच्छा, अब वो उन्होंने मुझे क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये तो हो रहा है, मैं आपको इतला दे रहा हूँ कि वो चीफ जस्टिस भी बहाल हो रहे हैं, जजेस भी बहाल। आपसे ये मुझे उसने कहा कि हम तवक्को करते हैं क्योंकि गुजरांवाले में आप स्टेप इन कर गए तो आपका बहुत बड़ा क्राउड इंतजार कर। मैंने कहा, और मुझे कहने लगा आप भी कोई तकरीबन 1 लाख बंदा लेके जा रहे हैं साथ। यानी कहता है कि मुझे ये भी पता है कि आपके साथ कौन कौन बैठा, मुझे ये भी पता है कि आप किस कुर्सी पे पेट्रोल पंप के सर्कल में बैठे, मेरे पास तस्वीरें भी मौजूद। मैंने कहा जी अच्छा, ये तो आपका हमसे सबारी ले जाते हैं इसी वजह से कि यू हैव द रिसोर्सेज। खैर उन्होंने कहा कि आप मेरी तजवीज़ ये है कि आप कहीं रुक के और प्राइम मिनिस्टर को सुन लें और अभी उस क्राउड में न जाएं। आपकी सारी बातें मानी जा रही हैं। मैंने कहा कि ये अली कुर्द है, उनमें मुनीर मलिक है, उनमें हमारे तारिक महमूद साहब, वो देने से पहले जो सुप्रीम कोर्ट बार के चीफ भी रहे थे, तो प्रेसिडेंट, ये तीनों, हामिद खान है। मैंने कहा इनसे मैं पूछता हूँ, और अतर मिनल्ला है, इनसे मैं पूछूंगा, डिस्कस करूंगा, एंड आई कैन गिव यू एन आंसर। उन्होंने कहा जी मैंने इतना बताना था, द रेस्ट इज योर डिस्कशन, वी कांट पुट एनी प्रेशर ऑन यू। तो हमारा कोई दबाव नहीं था फौज का, किसी जनरल का, किसी ब्रिगेड का, और हमने फैसला ये जानदारी से किया कि अब हमारा मकसद तो पूरा हो गया। ठीक, तो एतजाज साहब, जारी बात है ये तो आपकी उस वक्त के आर्मी चीफ से जो इंटरेक्शन हुआ ये उसकी बात हुई, लेकिन इस पूरी अदलिया तहरीक के दौरान ऐवान सदर में क्या चलता रहा ये भी तो बताइए। प्रेसिडेंसी में ये मैंने सुना है, जरदारी साहब डटे हुए थे, बिल्कुल ये सुना है, और वो नहीं मानते थे। अब ये बाबर साहब की किताब से जो आप बता रहे हैं, ये नई बात मैंने सुनी है कि वो 111 ब्रिगेड भी पहुंच गया। ये कहना कि किसी ने वकला ने फौज के दबाव पे या उससे घबरा के और मूवमेंट कॉल ऑफ कर दी, और हम 2 साल मार्च 2007 से मार्च 2009 तक तसलसल से लगे रहे। हमने तो फिर भी हम इस मामले से हटे नहीं, और जज बिल आखिर बहाल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज अहसन साहब, सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो नई किताब आई है फरतुल्लाह बाबर साहब की, उस सिलसिले में इनकी जानिब से जो स्टोरी है उस वक्त अदलिया तहरीक में क्या कुछ होता रहा, उसकी तफसीलात से एतजाज साहब हमें आगाह कर रहे थे। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।